दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। तो इस चैनल पे हमने लगभग 3-4 महीने पहले इस फंड पे रिव्यू किया था। बहुत सारे इन्वेस्टर उस वक्त कंसर्न थे क्योंकि उस वक्त रिसेंटली ही आरबीआई ने फॉरेन इक्विटी की इन्वेस्टमेंट बंद की थी। अब फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट बंद किए हुए लगभग 4-6 महीने हो चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि अब कैसा एलोकेशन इसका दिखता है फॉरेन इक्विटी में, इंडियन इक्विटी में। साथ साथ हम लोग दोस्तों ये भी देखते हुए चलेंगे कि क्या ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को अभी भी बीट कर पा रहा है नहीं। और एंड में वही चीज जो हम हर बार करते हैं कि क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किस टाइप के इन्वेस्टर को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आइए दोस्तों चलते हैं और देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है। इसके बेंचमार्क इंडेक्स की बात की जाए तो निफ्टी 500 इसका बेंचमार्क इंडेक्स चल रहा है। और जितने भी ये फ्लेक्सी कैप फंड होते हैं इनके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि ये किसी भी मार्केट कैप की कंपनी में कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉन्च डेट की बात कर लें तो मई 2013 में ये फंड लॉन्च हुआ था। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें इस फंड के फंड मैनेजर की तो मिस्टर राजीव ठक्कर जी इस फंड को हैंडल कर रहे हैं। अब अच्छी बात क्या है कि जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से यही फंड मैनेजर इस फंड को हैंडल कर रहे हैं। यानी कि जो फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है, जो सोच है, वो लगातार एक ही तरीके से मैनेज हो रही है। और वो क्या सोच है? वैल्यू इन्वेस्टिंग की सोच वो यहाँ पर ये मैनेजर लेकर आते हैं। वहीं दोस्तों बात करें फंड साइज की तो 24,000 करोड़ से ज्यादा का एसेट अंडर मैनेजमेंट हो चुका है। तो काफी सारे लोगों का ये सवाल भी मेरे पास आता है कि इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो बहुत ज्यादा हो चुका है, तो क्या अब इस फंड में बने रहना चाहिए या नहीं। तो वीडियो के एंड में मैं इस बारे में भी आपको जवाब देने वाला हूं। वहीं दोस्तों बात करें अगर इसकी मार्केट कैप एलोकेशन पे तो लार्ज कैप कंपनीज में 56% पैसा, मिड कैप कंपनीज में 6% पैसा और स्मॉल कैप कंपनीज में भी 6% पैसा ये लगाकर चल रहा है। वहीं दोस्तों इसके साथ साथ फॉरेन इक्विटी में 21% पैसा ये फंड यहाँ पर लगाकर चल रहा है। तो एक मिक्स पोर्टफोलियो है। 21% जो पैसा है वो फॉरेन इक्विटी में है और मेजरली जो इंडियन इक्विटी में पैसा आप देखेंगे वो लार्ज कैप कंपनीज में यहां पर नजर आता है। अब आइए दोस्तों इस फंड की रिस्क रेशियो से इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी हम यहां पर समझ लेते हैं। तो रिस्क रेशियोज पे अगर हम बात करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे पहले अगर हम बात करें इस फंड का 19.33 चल रहा है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है रिटर्न्स देने के मामले में, और जितनी कम स्टैंडर्ड डेविएशन होती है उतनी कम वॉलेटिलिटी किसी भी फंड की यहाँ पर नजर आती है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन से आपको यहाँ पर आइडिया मिल जाता है कि रिलेटिवली स्टेबल फंड ये रिटर्न्स के मामले में दिखता है। वहीं शार्प रेशो किसी भी फंड का ये बताता है कि कितनी ज्यादा बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे पा रहा है, कम रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न। तो शार्प रेशो के मामले में भी ये फंड अभी काफी अच्छा करते हुए दिख रहा है। 0.95 के आसपास शार्प रेशो इसकी चल रही है। अगर आप कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करेंगे तो कैटेगरी एवरेज शार्प रेशो 0.62 के आसपास है। तो यहां पर शार्प रेशो भी दोस्तों काफी यहां पर अगर आप कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करते हैं तो अच्छी नजर आती है। वहीं दोस्तों टर्नओवर रेशो की बात करते हैं तो टर्नओवर रेशो किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस करता है। जितनी कम टर्नओवर रेशो उतना ज्यादा ये चीज दिखती है कि कंपनी को एक बारी किसी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके फंड लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में जगह देता है। तो यहां पर इस फंड की जो टर्नओवर रेशो है वो सिर्फ 22% है, यानी कि बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली चेंजेस अपने पोर्टफोलियो में ये फंड नहीं कर रहा है। तो ये तीनों ही चीजें अगर आप देखेंगे, चाहे स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्प रेशो, टर्नओवर रेशो, इनमें ये फंड यहां पर अच्छा नजर आता है। यानी कि कम रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न दे पा रहा है, स्टेबल रहता है फंड और साथ साथ बहुत ज्यादा अपनी जो कंपनीज है उसमें चेंजेस भी नहीं करता है। सेक्टर एलोकेशन पे दोस्तों बात कर ली जाए तो सबसे ज्यादा एलोकेशन फाइनेंशियल सेक्टर में है इसकी 31% के आसपास। उसके बाद सर्विस सेक्टर में 19%, टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर स्टेपल्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर में ये फंड अपना मेजर पैसा लगाकर चल रहा है। अब दोस्तों ये फंड की जो खासियत है वो आपको अभी तक पता चल चुकी होगी कि ये फंड इंडियन इक्विटी के साथ साथ फॉरेन इक्विटी में भी अपना पैसा लगाकर चलता है। तो सबसे पहले अगर हम टॉप 10 इंडियन कंपनीज इसके पोर्टफोलियो में देखते हैं तो सबसे ज्यादा पैसा इसने यहाँ पर एचडीएफसी में रखा हुआ है 8.11 के आसपास। उसके बाद आ जाता है बजाज होल्डिंग 7.71%, आईटीसी 7.48%, आईसीआईसी बैंक 6%
उसके अलावा अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर एक्सिस बैंक, पावर ग्रिड, एचसीएल टेक, हीरो मोटोकॉर्प, कोल इंडिया और इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जैसी कंपनीज टॉप 10 इंडियन कंपनीज के पोर्टफोलियो में इसकी दिखती है। अब अगर आप इन कंपनीज में कॉमन चीज एक निकालने की कोशिश करेंगे तो मेजरली अगर आप देखेंगे सारी ही कंपनीज वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज हैं, जिनकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो या तो अभी भी बहुत कम है या एक टाइम पे कम रही थी जब इसने इस पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया था। चाहे आप इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की बात करें, आईटीसी की बात करें, आईसीआईसी बैंक की बात करें, इन सभी कंपनीज को इसने अपने पोर्टफोलियो में बहुत नीचे लेवल पे जब ये कंपनीज हुआ करती थी तब ऐड किया था, जब इन कंपनीज के बारे में कोई मार्केट में बात नहीं कर रहा था। अब आप आईटीसी को देखेंगे, इन्होंने 150-200 के लेवल्स पे ऐड किया था, अभी 320 से ऊपर इसका शेयर हो चुका है। आईसीआईसी बैंक देख लीजिए, ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने भी पिछले 2-3 सालों में काफी अच्छी रिटर्न दिया, हालांकि पिछले 6-8 महीने में अच्छी रिटर्न्स नहीं है, फिर भी लॉन्ग टर्म में एक अच्छी रिटर्न्स है। तो इसका जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो बहुत ज्यादा क्लियर है, वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज में ये इन्वेस्ट करके चलता है। वही दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था, ये 21% पैसा अपना फॉरेन इक्विटी में भी लगाकर चलता है, लेकिन फॉरेन इक्विटी में सिर्फ 5 कंपनीज इसके पोर्टफोलियो में है। अल्फाबेट इंक यानी कि गूगल, उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, अमेजॉन, मेटा यानी कि फेसबुक और सुजुकी मोटर्स। तो ये 5 कंपनीज ही इसके पोर्टफोलियो में है। हालांकि आज से 6-8 महीने पहले तक 28-29% एलोकेशन फॉरेन इक्विटी का हुआ करता था, लेकिन 5-6 महीने से आरबीआई ने फर्दर इन्वेस्टमेंट बंद कर दी थी, तो अब धीरे धीरे गिर के 21% के आसपास फॉरेन इक्विटी का एलोकेशन यहाँ पर रह गया है। तो ये चीज यहाँ पर आपको समझनी है कि अब जो इसका मेन चीज हुआ करती थी कि फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, अब फ्रेश इन्वेस्टमेंट ये फॉरेन इक्विटी में नहीं कर पाता है फंड। वहीं दोस्तों रिटर्न्स पे आइए बात कर लेते हैं इसकी। तो अगर आपने 10,000 रुपए से इस फंड में शुरुआत की होती, वन टाइम इन्वेस्ट किया होता, तो एक साल पहले इस फंड में अगर आपने पैसा लगाए होते 10,000 रुपए, तो लगभग सेम पैसे आज के अभी भी इस फंड में नजर आते हैं। वहीं अगर आपने 5 साल पहले इस फंड में 10,000 रुपए लगाए होते, तो वो 10,000 रुपए इस फंड ने आपके 23,000 के आसपास बना दिए हैं। वहीं दोस्तों अगर आप देखेंगे सिंस इंसेप्शन, अगर आपने 10,000 रुपए इस फंड में मई 2013 में लगा दिए होते, तो वो पैसा इस फंड ने आपका 51,000 से ज्यादा का बना दिया है। 19% की रिटर्न इस फंड ने आपको जनरेट करके दिया है। 3 साल में 26% की रिटर्न, 2 साल में 25% की रिटर्न। तो 2, 3, 5 सालों में अच्छी रिटर्न्स दिखती है, लेकिन अभी रिसेंट में 1 साल 1.5 साल से बहुत अच्छी रिटर्न्स इस फंड की नहीं देखने को मिल रही है। उसका सबसे बड़ा रीजन दोस्तों क्या है कि आज से 2-3 साल पहले जो चीज इसकी स्ट्रेंथ थी, फॉरेन इक्विटी की एलोकेशन, वो अभी सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हो गया है, क्योंकि वहां पर अगर आप यूएस में देखेंगे रिटर्न्स बहुत ज्यादा आ नहीं रही है, ये लोअर लेवल्स पे इन इक्विटीज को अपने पोर्टफोलियो में ऐड भी नहीं कर पा रहे हैं। तो वो चीज एक यहाँ पर इसके फंड में 1 साल से रिटर्न में रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आ रही है। उसके साथ साथ एसआईपी इन्वेस्टमेंट पे बात कर लें, तो अगर आपने 1,000 रुपीज से इस फंड में इन्वेस्टमेंट की होती आज से 5 साल पहले, तो 60,000 की लागत इस फंड ने आपकी 1 लाख बना दी है। 3 साल में 36,000 की लागत 51,000 के आसपास हो गई है, और 2 सालों में 24,000 की लागत आपकी 27,000 के आसपास हो गई है। तो यहां पर भी दोस्तों वही चीज देखने को मिलती है कि 2, 3 और 5 सालों में फिर भी अच्छी रिटर्न दिखती है, लेकिन 1 साल में कुछ खास रिटर्न नहीं है। हालांकि स्टॉक मार्केट एज ओवरऑल भी अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छी रिटर्न्स 1 साल में स्टॉक मार्केट में नहीं आई है, और वही चीज इस फंड में भी देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों आपको किसी भी फंड को सही मायने में जज करना है कि ये जो फंड ने रिटर्न्स दिए, ये अच्छी रिटर्न्स हैं या खराब रिटर्न्स हैं, तो आपको ये देखना जरूरी है कि क्या वो फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहे हैं या नहीं। अब दोस्तों इस फंड की रिटर्न को अगर हम इसके बेंचमार्क इंडेक्स की रिटर्न से कंपेयर करते हैं, तो यहां पर भी आपको यही देखने को मिलेगा कि 6 महीने और 1 साल को अगर आप देखेंगे, इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 8% और 5% की रिटर्न दी है, वहीं इस फंड ने 3% और 1% के आसपास की रिटर्न दी है, यानी कि 1 साल में ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पाया है। और 2 साल में भी अगर आप देखते हैं, 2 साल में इस फंड ने 25% की रिटर्न दी है, वहीं इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 28% की रिटर्न यहाँ पर आपको दी है। तो यहाँ पर 2 साल, 1 साल और 6 महीने में ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहा है। तो अब इसका जो नॉन अंडर परफॉर्मेंस का जो
पीरियड था वो बढ़कर 2 साल हो गया। पहले अगर आप देखते 1 सवा साल से ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहा था। तो थोड़ा अब जो ये फॉरेन इक्विटी की रिस्ट्रिक्शन इन्वेस्टमेंट की आई है उसका इंपैक्ट इसकी रिटर्न्स पे आते हुए दिखता है। 3 और 5 साल में हालांकि अभी भी आप देखेंगे तो ये फंड काफी अच्छे मार्जिन से अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करते हुए आ रहा है। 3 सालों में देखेंगे तो 26% की रिटर्न है और 5 सालों में 18% की रिटर्न है। अब दोस्तों बात आती है कि सिंस ये फंड 2 सालों से अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहा है तो क्या आपको इस फंड में बने रहना चाहिए या इस फंड से निकल जाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, मेरा पर्सनली ये मानना है कि किसी भी फंड में हर साल जरूरी नहीं है कि वो बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करेगा। आपको समझना है कि क्या जो फंड है उसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में कोई चेंज है। यहाँ पर कोई खास चेंज इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में नहीं है। कुछ गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन की वजह से यहाँ पर ये बस फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा है। लेट्स सी कि वो रिस्ट्रिक्शंस कब तक होती है और उसके बाद ये कब इसमें इन्वेस्ट कर पाएगा। ओवरऑल दोस्तों मुझे लगता है कि आपको पेशेंस रखना चाहिए। रिटर्न्स अभी भी इसकी काफी अच्छी है। अगर आप 2, 3 और 5 सालों में देखेंगे, 1 साल में ओवरऑल मार्केट में ही बहुत अच्छी रिटर्न्स नहीं है, जिसका इंपैक्ट इस फंड पे भी आते हुए पड़ रहा है। और दूसरी सवाल जो आता है कि एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा है, तो देखिए ये मेजर पैसा अपना लार्ज कैप कंपनीज में लगाकर चलता है, तो एसेट अंडर मैनेजमेंट मुझे लगता है बहुत बड़ा चैलेंज अभी भी इस फंड के लिए नहीं है। तो ये कुछ चीजें आप ध्यान रखिए और हमेशा याद रखिएगा कि मेरी कोई भी वीडियो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं देती है। मेरी तरफ से दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।